हाय एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एटॉमिक रेडियस। इसमें हम एटम की रेडियस के बारे में हम पढ़ेंगे कि एटम की रेडियस किस तरह से कैलकुलेट होती है, कितने टाइप्स की बॉन्ड के नेचर के बेसिस पे एटॉमिक रेडियस जो होती है वो कितनी टाइप्स की होती है। जैसे हमने नाम सुने होंगे, एटॉमिक रेडियस जो होती है 4 टाइप्स की होती हैं: कोवेलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वंडरवॉल रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, आयोनिक क्या होती है, मेटेलिक क्या होती है, वंडरवॉल क्या होती है और कैसे ये कैलकुलेट होती हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक रेडियस। देखिए एटॉमिक रेडियस क्या है। एटम जो होता है, मान लीजिए एक छोटा सा ये एटम है इस तरह से, तो ये इसके सेंटर पे क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो न्यूक्लियस से इसकी जो वैलेंस शेल है, उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जितनी भी डिस्टेंस होती है ना, उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। उसी को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। तो अगर कहीं पूछा जाता है एटॉमिक रेडियस क्या होती है, तो हम सिंपल ये बोलेंगे कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, उसी को हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। क्लियर हुआ। दरअसल जो होता है एटॉमिक रेडियस जो होती है उसे मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा दो कारण है डिफिकल्ट करना मेजर इसलिए होता है बिकॉज एक तो एटम कभी भी आइसोलेटेड नहीं होगा। आइसोलेटेड कहने का मतलब कभी भी हमें एक एटम सिंगल ही नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलता है, क्लस्टर ऑफ एटम मिलता है जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो वहां से अगर हमें एक गुच्छा मिला है, एटम का क्लस्टर मिला है, तो वहां पे एक एटम की रेडियस निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो एटम कैन नॉट बी आइसोलेटेड, इसलिए एटॉमिक रेडियस मेजर करना सिंपल तरीके से बहुत टफ होता है। दूसरा ये कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था कि जो एटम होता है उसका डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर कहने का मतलब उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और उसका इस वेव नेचर भी होता है इस तरह से। तो अगर एटम का वेव नेचर है तो लास्ट में कुछ इस तरह से शेल होगी, इस तरह से। और ये न्यूक्लियस। तो इस केस में जो है वो डिस्टेंस निकालना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज वेव नेचर में वेव की तरह तो ट्रेवल करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरह से। तो यहां से अगर हम देखें तो रेडियस कुछ और आएगी और यहां से अगर हम देखें तो रेडियस कुछ और आएगी, है ना। यहां से अगर हम चेक करें तो रेडियस कुछ और आएगी और यहां से चेक करेंगे तो रेडियस क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो इस तरह से जो है हम एटॉमिक रेडियस एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर कोई पूछता है कि क्यों डिफिकल्ट है इस तरह से मेजर करना, तो कारण क्या होगा कि एटम कभी भी आइसोलेटेड नहीं मिलेगा। और दूसरा कारण यह है कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव नेचर होता है, उसका डुअल नेचर होता है ना, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। तो ध्यान रखना है, इस तरह से कैलकुलेट करना टफ हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम जनरली किसी होमोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या बोल रहा हूं मैं, कि किसी भी होमोन्यूक्लियस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में, डाई एटॉमिक मतलब दो एटम जहां पे मिले होंगे, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम से मिलके बना होगा जो, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल दो एटम से मिलके बना है, देखिए एक के साथ एक दूसरा कंबाइन हो रखा है, ठीक है। और होमोन्यूक्लियस दोनों का सेम न्यूक्लियस होना चाहिए, मतलब दोनों सेम सिमिलर एटम होनी चाहिए। तो अगर उनके बीच में एटॉमिक रेडियस निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे एक एटम हमारे पास ये है और दूसरा एटम हमारे पास ये है। अब देखिए एटम कैन नॉट बी आइसोलेटेड, तो ये आइसोलेटेड तो नहीं है ना, तो सिंपल निकालनी बहुत टफ हो जाएगी कि न्यूक्लियस से वैलेंस शेल की जो डिस्टेंस होगी वो। तो हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने बोला ऐसे केसेस में हम दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को ही हम बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। और इसका हम हाफ कर देंगे, तो इसका जो हाफ होगा वही हमारी क्या होगी, एटॉमिक रेडियस। बिकॉज इसका अगर हम हाफ करते हैं तो ये बीच से इस तरह से ये आएगा पोर्शन हमारे पास। तो यहां से यहां तक हमें ऑन एवरेज क्या मिलती है, एक एटॉमिक रेडियस मिल जाती है। यहां से इस पॉइंट से यहां तक एटॉमिक रेडियस मिल जाती है। तो ध्यान रखना है कि किसी भी होमो न्यूक्लियस डाई एटोमिक मॉलिक्यूल में जो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्लियर हुआ। यूनिट जो होती है एटॉमिक रेडियस की, वो देखिए एटम बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो इसकी जो यूनिट है वो मीटर सेंटीमीटर में नहीं लेंगे हम, इसे हम लेते हैं एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में। किसमें लेंगे, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में। तो जो एटॉमिक रेडियस की यूनिट होती है वो होती है एंगस्ट्रॉम या फिर पिकोमीटर, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, ठीक है। और एक पिकोमीटर में
10⁻⁻12 मीटर होते हैं। क्लियर हुआ? तो एंगस्ट्रॉम में मेजर करेंगे या पिकोमीटर में। और एक और यूनिट होती है फर्मी। फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक होता है नैनोमीटर। नैनोमीटर में होते हैं 10⁻⁻9 मीटर। तो बेसिकली हम जो है वो इन दो यूनिट्स को यूज करते हैं, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर। ध्यान रहेगा। अब क्या है कि ये जो इनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, मतलब जो है बॉन्ड है, इसका नेचर अलग अलग तरह का हो सकता है। ये अलग अलग नेचर की हो सकती है। तो अगर नेचर के बेसिस पे ये 4 पार्ट्स में हमारी डिवाइड है, तो सबसे पहली है कोवेलेंट रेडियस, फिर है आयोनिक रेडियस, फिर है मेटेलिक रेडियस एंड देन है वंडरवॉल रेडियस। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा वीक कौन सी होती है या सबसे ज्यादा बड़ी रेडियस कौन सी होती है, तो वंडरवॉल जो होती है वो सबसे ज्यादा बड़ी होती है, फिर मेटालिक और फिर कोवेलेंट। वंडरवॉल सबसे बड़ी होती है। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वंडरवॉल रेडियस जो होती है वो गैसेस में पाई जाती है। किसमें पाई जाएगी? गैसेस में। जो गैसेस के बीच में, गैस के मोलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनती है उसे हम बोलते हैं वंडरवॉल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो गैसेस के बीच में अट्रैक्शन क्या होता है? कम होता है। अट्रैक्शन कम होने का कारण क्या है कि गैसेस के जो एटम्स हैं वो क्या होंगे? दूर दूर होंगे। गैसेस के एटम्स क्या होंगे? दूर दूर होंगे। और जब एटम्स दूर होंगे, डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो दोनों के बीच में एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी? ज्यादा। बिकॉज जितना ज्यादा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा एटॉमिक रेडियस भी होगी। तो ध्यान रखना है, वंडर वॉल रेडियस क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि लेस अट्रैक्शन होता है, बिकॉज ये गैसेस में पाई जाती है। और गैसेस के मोलिक्यूल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा। और डिस्टेंस ज्यादा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी? ज्यादा होती है। तो क्लियर हुआ? तो आई होप एटॉमिक रेडियस के बारे में आपको क्लियर एक मिल गया होगा व्यू कि हमें क्या होती है एटॉमिक रेडियस, किस तरह से निकालते हैं, मेजर करना इसको डिफिकल्ट क्यों होता है, और अगर कोई होमोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो हम एटॉमिक रेडियस को कैसे निकाल सकते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है। अब एक एक करके हम सब रेडियस के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कोवेलेंट रेडियस से। तो सबसे पहले बात करेंगे कोवेलेंट रेडियस के बारे में। तो इट इज द स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट बिकॉज इन द कोवेलेंट बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज स्मॉल ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है? कोवेलेंट रेडियस के बारे में छोड़ो, पहले कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसी बॉन्ड होती है जो कब बनती है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम ने शेयर किया, एक इस वाले ने, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनती है उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ? अब देखिए, कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? ओवरलैपिंग की वजह से बनती है। ओवरलैप होने का मतलब एक एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ ओवरलैप हो जाएगा इस तरह से। उस केस में जो बॉन्ड बनती है उसे हम बोलते हैं, रेडियस जो होती है उनके बीच की, उसे बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। तो ध्यान रखना है, इट इज द स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट। स्मॉलेस्ट रेडियस क्यों होती है? बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाता है? दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। और क्यों मिनिमम होता है? क्योंकि ओवरलैपिंग की वजह से ओवरलैप कर जाते हैं एक एटम दूसरे एटम पे। ठीक है, ऑर्बिटल्स उनके क्या करते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं। क्लियर हुआ? इन अ सिंगल बॉन्डेड इंटरन्यूक्लियर डायटोमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब देखिए, इंटरन्यूक्लियर डायटोमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल हमें पता है, दो सिमिलर जो है अगर वो आपस में क्या हो रखे, ज्वाइन हो रखे किसी बॉन्ड से, तो उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन वो सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड भी तो अलग अलग तरह की हो सकती है ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इस तरह से। तो सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। क्या बोलेंगे? कोवेलेंट रेडियस। जैसे सिमिलर ये केस है, ये कोवेलेंट रेडियस है। तो इन अ होमोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, और इसी को हम बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस। क्या बोलेंगे? कोवेलेंट रेडियस। जैसे H2 मॉलिक्यूल है, H2 में सिमिलर एटम है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनती है। तो अगर हमें इनके बीच की कोवेलेंट रेडियस निकालनी है तो हम इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फाइंड करेंगे और उसका क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो उसका जितना भी हाफ होगा वही हमारी क्या कहलाएगी? कोवेलेंट रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? कोवेलेंट रेडियस। अब इसे केसेस बना के सीधे देख लेते हैं। जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये सब क्या है? होमोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल है। मतलब सेम न्यूक्लियस के दो मॉलिक्यूल, दो एटम जुड़ के मॉलिक्यूल बना हुआ है। हाइड्रोजन में H2 में H और H है, ऑक्सीजन में OO है, नाइट्रोजन में NN है। तो ध्यान रखना है। तो ये पहला मॉलिक्यूल है और ये पहला एटम है और ये दूसरा एटम है। इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है? इसे हमने मान लिया डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम A टू A। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा?
आर ए प्लस आर बी के बराबर हो जाएगा। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना होता है, सिमिलर है, तो ये आर ए है तो ये भी तो आर ए के बराबर होगा। तो आर ए प्लस आर ए कितना होता है, 2 RA। तो हमने डिस्टेंस की जगह कितना लिख दिया, 2 RA। तो आर ए आ गया आर ए प्लस आर बी अपॉन 2, मतलब दोनों को ऐड करो, दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालो, उसका हाफ कर दो। तो सिंपल फॉर्मूला ये इस तरह से बना। क्लियर हुआ। अब जैसे हमें क्वेश्चन कैसे पूछ रखा है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज 0.72 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द आउट द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन F2। तो जैसे ये है हमारे पास एक F मॉलिक्यूल ये है, एक F मॉलिक्यूल ये है, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ F to F। और हमें बोल रखा है एक फ्लोरीन की रेडियस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 0.72 एंगस्ट्रॉम, 0.72 एंगस्ट्रॉम। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.72 इंटू 2, 1.44 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो पूरा डिस्टेंस कितना आ गया, 1.44 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो हमने बात करी होमोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल की, मतलब सेम न्यूक्लियस के दो एटम अगर आपस में जुड़ रहे होंगे। अब हम बात करेंगे हेटेरोन्यूक्लियस की। हेटेरोन्यूक्लियस कहने का मतलब है दो एटम तो होंगे लेकिन वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। उस केस में क्या होगा, अब मान लीजिए एक एटम हमारे पास ये है और एक एटम हमारे पास ये है, इस तरह से। ये है रेडियस ऑफ बी, ये है रेडियस ऑफ ए। अब हमें ये पता है कि आर ए जो है वो ज्यादा है आर बी से। आर ए क्या है, ज्यादा है आर बी से, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो उस केस में हम ये तो नहीं लिख सकते ना कि डी ए से बी बराबर आर ए प्लस आर बी, और इस डिस्टेंस को हम ट्वाइस ऑफ आर ए या ट्वाइस ऑफ आर बी तो लिख नहीं सकते, बिकॉज ये दोनों बराबर तो है नहीं जो ट्वाइस कर दें इसका। तो यहाँ पे अगर हमें सिंपल एक की रेडियस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पूरे डिस्टेंस में से दूसरे की रेडियस को माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ। तो जैसे दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, ये हमने मान लिया डिस्टेंस ए से बी, तो बराबर आर ए प्लस आर बी। तो अगर हमें आर बी निकालना है तो डिस्टेंस में से किसको माइनस करेंगे, आर ए को। और अगर आर ए निकालना होता तो डिस्टेंस में से आर बी को माइनस कर देते। तो इस तरह से हमें काम करना है। ठीक है। और ध्यान रखना है ये केस तभी होगा जब दोनों डायटोमिक मॉलिक्यूल के बीच में जो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, मतलब डेल ई एन की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, मतलब दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। उस केस में ये केस फॉलो होगा। ठीक है। लेकिन अगर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप जो है दोनों के बीच में वो ज्यादा है, जैसे HF हो गया, HCl हो गया, HI हो गया, HBr हो गया, तो उस केस में हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। उस केस में फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम बराबर रेडियस ऑफ फर्स्ट एटम प्लस रेडियस ऑफ सेकेंड एटम माइनस 0.09 डेल ई एन। तो ये हमें ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ। अब जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इतनी है, रेडियस ऑफ फ्लोरीन इतनी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4 है और हाइड्रोजन की 2.1 है। तो बॉन्ड लेंथ बतानी है, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बताना है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा आर ए प्लस आर बी, मतलब 0.37 प्लस 0.72 माइनस 0.09 इंटू डेल ई एन, मतलब 4 माइनस 2.1 कितना हो जाएगा, 1.9। तो आंसर ये आ गया। ठीक है। तो हमें ध्यान में रखना है अगर सेम न्यूक्लियस वाले दो एटम आपस में ज्वाइन है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर ए बराबर आर ए प्लस आर बी। तो आर ए निकल जाएगा आर ए प्लस आर बी अपॉन 2। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन अगर हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, दो एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल है और दोनों एटम क्या है, अलग अलग हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप कितना है उनके बीच में, 0 के बराबर है, मतलब दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो उस केस में जो डिस्टेंस ऑफ ए से बी होगा वो सिंपल होगा आर ए प्लस आर बी। अगर हमें आर ए निकालना है तो हम करेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस माइनस आर बी, इस तरह से। क्लियर हुआ। लेकिन अगर हेट्रोन्यूक्लियर एटम है और डेल ई एन जो है उनके बीच में चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 0 से ज्यादा है, ठीक है, मतलब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम उस चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बराबर आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा ये पोर्शन, थोड़ा सा अनइंटरेस्टिंग सा लग रहा होगा, लेकिन ये काफी नॉलेजफुल है। हमें पता होना चाहिए कोवेलेंट रेडियस के बारे में, सारे केसेस हमें पता होने चाहिए होमोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल के और हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के।